हेलो एवरीवन, आज 29 अक्टूबर 2025 है और जो भी न्यूज़ इवेंट्स चर्चा में थे, चाहे द हिंदू में हो, चाहे पीआईबी में हो, इंडियन एक्सप्रेस में हो और यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट, इवन किसी भी वनडे एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है, वो हम यहाँ पे कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज करेंगे तो करंट अफेयर आपका यहाँ पे तैयार हो जाएगा। अब यहाँ पे पर्पज सिर्फ करंट अफेयर तैयार करना नहीं, बल्कि स्टैटिक टॉपिक भी उसका तैयार करना है, पूरा स्टैटिक नॉलेज मिले, प्रैक्टिस हो जाए, सब कुछ हो जाए। ठीक है, तो आइए शुरू करते। अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो 2 MCQ आप जरूर देखें, उसके बाद आप डिसाइड करें कि आपको सब्सक्राइब करना है या नहीं करना। चलिए शुरू करते हैं। बात करते हैं पहले MCQ की। पहले MCQ किसके बारे में है? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग लोकटक लेक। लोकटक झील के संदर्भ में आपको बताना है। चर्चा में इसलिए था कि नागालैंड जो यूनिवर्सिटी उसने यहाँ पे रिसर्च किया और पाया कि पर्यावरण यहाँ का प्रभावित हो रहा है नकारात्मक, और उसके कंजर्व करने की बात यहाँ पे की, इस वजह से न्यूज़ में आ गया। स्टेटमेंट क्या क्या दिए गए हैं? इट इज़ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक, मतलब सबसे मीठे पानी की झील है ये, सबसे बड़ी उत्तर पूर्व भारत में। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया, एंड इज फेमस फॉर फ्लोटिंग बायोमास कॉल्ड फुंडीज। तो फुंडीज तैरते हैं उनके लिए जानी जाती है, नॉर्थ ईस्ट की सबसे बड़ी लेक है मीठे पानी की, है ना। दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे कहना चाह रहा है कि द किबू लामजाओ नेशनल पार्क लोकेटेड ऑन द फुंडीज। तो जो किबू लामजाओ नेशनल पार्क है वो इसी पर एकमात्र विश्व का तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है जो इसमें लोकेटेड है। तीसरा स्टेटमेंट है कि लोकटक लेक एडेड इन द रामसर लिस्ट 1990, रिमूव्ड फ्रॉम मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड 1993। तो रामसर सूची क्या है यह भी जानेंगे। तो इसमें यह कहना चाह रहा है कि जो लोकटक झील है उसे 1990 में रामसर साइट में ऐड किया गया था, 1993 में मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड से हटा दिया गया था। अब ये मामला आपको यहाँ पे देखना है कौन सा सही स्टेटमेंट है, कौन सा गलत है। अब गलत स्टेटमेंट देखें तो गलत स्टेटमेंट यहाँ पे तीसरा है, मतलब क्या, थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पे रॉन्ग है। थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग इसलिए है क्योंकि लोकटक झील को 1990 में 1990 में रामसर साइट में ऐड किया गया और 1993 में ये इसे मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में शामिल किया गया, लेकिन इसे हटाया नहीं गया बाद में। ठीक है, अब ये सब होता क्या है मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, बस आप थोड़ा सा वेट करें। देखिए, अब वेटलैंड अगर आपने देखा होगा, कुछ ऐसे एरिया होते हैं, मार्श एरिया होते हैं, यहाँ पे कुछ पानी भरा होता है, दलदल एरिया होते हैं, वो हमारे पर्यावरण के लिए एक तरह किडनी का काम करते हैं, फिल्टर करते हैं, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। और इसकी इंपॉर्टेंस को रिकॉग्नाइज किया गया रामसर कन्वेंशन में। रामसर कन्वेंशन, रामसर बेसिकली एक शहर है, वो कहाँ पे है? ईरान में है। 1971 में एक समिट होती है वहाँ पे और डिसाइड किया जाता है कि एक वेटलैंड को कंजर्व करने की दिशा में पूरा विश्व प्रयास करेगा। 1975 से इसको इंप्लीमेंट कर दिया जाता है। ठीक, बाद में जब भारत है 1982 में यहाँ पे इंडिया ज्वाइन करता है किसको? रामसर साइट को। भारत भी कमिट करता है कि हम भी अपने जो साइट्स हैं उनको यहाँ पे कंजर्व करेंगे। ठीक है, और जो वेटलैंड हैं वो भारत ने भी उनको रामसर स्टेटस दर्जा देना शुरू किया। मतलब ऐसे वेटलैंड जो इंपॉर्टेंट है और कहीं ना कहीं डिग्रेड हो रहे हैं तो उनको रामसर साइट्स का डिक्लेयर की जाएगी, जिससे उसका अंतर्राष्ट्रीय महत्व बढ़ जाएगा और उसको कंजर्व करने की दिशा में वैश्विक प्रयास भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे हुई। ठीक, अब अगर आप देखें उसी के अंतर्गत एक मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड होता है। तो मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड क्या होता है? मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड का मतलब क्या होता है? एक टूल होता है जब ये लगता है कि ये जो साइट है इसके इकोलॉजिकल जो करेक्टर है वो बहुत बिगड़ सकता है, मतलब क्या, और ख़राब हो सकती है ये साइट, और ज़्यादा समस्या देखने को मिल सकती है, उसको मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में डाला जाता है। ठीक है, जैसे केवला दो जो नेशनल पार्क है मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में राजस्थान का है, लोकटक मणिपुर है ना, तो ये मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में एक्सट्रीम लेवल पर रखा जाता है। ये बात आपको दोनों यहाँ पे याद रखनी है। अब जो रामसर साइट है भारत में अगर देखें तो वर्तमान में थर्ड लार्जेस्ट नंबर ऑफ जो हाईएस्ट नंबर ऑफ जो साइट्स भारत में देखी जाती है, मतलब विश्व में सबसे ज़्यादा, तीसरी सबसे ज़्यादा रामसर साइट यहाँ पे हैं और साउथ ईस्ट एशिया में सबसे ज़्यादा साइट्स हैं। ठीक, कुछ एग्जांपल जैसे देखो चिल्का लेक है उड़ीसा की, केवला देव राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, और 82 के आसपास टोटल रामसर साइट करंट में देखने को मिलती है। सबसे बड़ी रामसर साइट कौन सी है? सबसे बड़ी रामसर साइट आपको देखने को मिलेगी सुंदरवन। कहाँ पे है? सुंदरवन पश्चिम बंगाल में। और सबसे छोटी रामसर साइट, यह भी स्टेटमेंट देखा गया था यूपीएससी में, तो रेणुका वेटलैंड है। रेणुका वेटलैंड है, वेटलैंड ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा? तो आपको हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलेगा, सबसे छोटी रामसर साइट है। अब ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पर देख ली। ठीक, अब सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 2 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहाँ पे है? मणिपुर में। ये सारी बातें आपको ऑलरेडी पता है। अब किबू लामजाओ नेशनल पार्क, जो तैरता नेशनल पार्क हो, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट हिरण पाया जाता है, संगाई हिरण। संगाई हिरण यहाँ पे पाया जाता है जो बहुत ज़्यादा फेमस है। ठीक है, ये सारी चीज़ आपने यहाँ पर देख ली। आगे बढ़ते हैं अगला MCQ की तरफ। अगला MCQ किसके बारे में यहाँ पे देखिए, तो अगला MCQ यहाँ पे बात करें विद द रेफरेंस ऑफ दिलमुन सिविलाइजेशन। दिलमुन सभ्यता, अगर आपने इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में सुना होगा तो आपने दिलमुन के बारे में सुना होगा। दिलमुन किसे कहा जाता था? दिलमुन इंडस वैली सिविलाइजेशन में बहरीन को कहा जाता था। ऐसा माना जाता था कि जैसे इंडिया, जैसे अगर आपने भारत का ये मैप देख रखा है, ठीक है, चलिए इस तरह का, ठीक, तो भारत का मेसोपोटामिया से व्यापार होता था, है ना, अलग अलग साइड से, मतलब अलग अलग जो बड़ी सभ्यताएं हैं उनसे भारत का व्यापार हुआ करता था। किसमें, किसकी बात है? अगर हम बात करें एंशिएंट टाइम पे, और ये बात मैं कर रहा हूँ 3200 BC की। तो अभी एक रिसेंट में दिलमुन या बहरीन, वहाँ पे एक साइट खोजी गई है। ये बेसिकली कहाँ पे है? कुवैत के आसपास का एरिया है। तो फैलाका एक आइलैंड है, फैलाका द्वीप है,
फैलाका जो आइलैंड है वहाँ पे देखा गया कि वहाँ पे एक साइट है जो दिलमुन की साइट है, मतलब बहुत पुरानी साइट है, इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट है, उसकी यहाँ पे खोज हुई, तो यहाँ पे चर्चा में आ गया। अब यहाँ पे स्टेटमेंट क्या बन रहे हैं, स्टेटमेंट बन, इट फ्लरिश्ड मेनली ऑन द आइलैंड ऑफ बहरीन एंड फैलाका कुवैत, तो ये बहरीन के द्वीपों कुवैत के फैलाका द्वीप में विकसित हुई है। दूसरा, इसमें मेसोपोटामिया इंडस वैली सिविलाइजेशन के बीच व्यापारिक केंद्र, तो इसने क्या किया ना, बिचौलिए का काम भी किया था, मतलब यहाँ से जब ईरान मेसोपोटामिया व्यापार होता था तो बीच में यहाँ पर कोऑर्डिनेशन का, कम्युनिकेशन का, और एक तरह का आप देखो तो फायदे का भी काम यहाँ पे करता था बहरीन। ठीक है, तो ये अगर हम देखें तो दोनों जो ट्रेडिंग हब्स हैं उनके बीच में काम करता था मेसोपोटामिया और इंडस वैली सिविलाइजेशन। तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि द सिविलाइजेशन प्राइमरली रिलाइड ऑन आयरन ट्रेड, तो इस जो सिविलाइजेशन से मुख्यतः आयरन ट्रेड होता था, लौह का व्यापार होता था, ये आपको यहाँ पे ठीक है बताना है। विच अबॉन्डेंट इन अरेबियन पेनिसुला, जो अब ये जो लौह का व्यापार होता था अरब प्रायद्वीप में बहुत ज़्यादा पाई जाती थी, इस वजह से अगर हम देखें यहाँ पे लौह का व्यापार होता था। अब इन तीनों स्टेटमेंट में तीसरा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। क्यों इनकरेक्ट है? आयरन नहीं बल्कि कॉपर यहाँ पे ट्रेड होता था, क्योंकि कॉपर यहाँ पाया जाता है, आयरन अरेबियन जो पेनिसुलर है वहाँ पे कॉपर आयरन नहीं पाया जाता, तो इस वजह से यहाँ पे देखें तीसरा स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगा। सही आंसर क्या हो जाएगा? 1 2 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में आपको पता ही है, उसके स्टेटमेंट में आपको बताऊँ तो उसका कोई मतलब नहीं है यहाँ पे, वो एंशिएंट हिस्ट्री का जो हमने MCQ डिस्कशन देखा है वहाँ पर आप जाइए, वहाँ पे आपको मिल जाएंगे, हमने काफ़ी डिटेल्स उसे कॉम्प्रिहेंसिव डिस्कस किया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट बोंडला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। बोंडला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में यहाँ पे न्यूज आई है। अब ये गोवा के पास एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, गोवा का सबसे छोटा अभ्यारण्य अगर हम बोलें तो देखा जाता है। अब देखिए, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सब अलग अलग कैटेगरीज होती हैं। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को अगर हम देखें तो स्टेट गवर्नमेंट बेसिकली डिक्लेयर करती है, उसके पास राइट होते हैं, और इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की जो साइज होती है कम होती है नेशनल पार्क से, और उनका नंबर ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ज़्यादा होती है एक स्टेट में। अब यहाँ पे स्टेटमेंट क्या कहना चाह रहा है यहाँ पे कि इट इज़ द स्मॉलेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन गोवा, आल्सो हाउस द स्टेट्स ओनली जू, या गोवा का सबसे छोटा अभ्यारण्य है और राज्य का एकमात्र चिड़ियाघर भी यहीं है। ठीक है, यह स्टेटमेंट यहाँ पे कहना चाह रहा है। दूसरा स्टेटमेंट, यह शुष्क पर्णपाती वनों से आच्छादित अर्थात ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट यहाँ पे लोकेटेड है फुट हिल्स में, वेस्टर्न घाट्स में। वेस्टर्न घाट के बारे में आपको पता होगा, ये भारत का मैप अगर आपने देख रखा है तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इस एरिया में वेस्टर्न घाट्स आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो गोवा भी की लोकेशन यहीं पे है, तो यहाँ पे वेस्टर्न घाट, तो ये कहीं ना कहीं स्टेटमेंट तो ये वाला करेक्ट लग रहा है, लेकिन अब ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट है या नहीं है ये आपको थोड़ा सा आपको यहाँ पे याद रखना है, क्योंकि ड्राई मतलब पतझड़ वन, और आपको पता है कि यहाँ पे सदाबहार ज़्यादातर वन पाए जाते हैं। ठीक है, और पतझड़ वन तो यहाँ पे पाए नहीं, क्योंकि बारिश सबसे ज़्यादा यहाँ पे होती है जब केरल को मानसून प्रवेश करता है, तो वेस्टर्न घाट में सबसे पहले बारिश करवाता है। अगर आपने ज्योग्राफी मानसून पढ़ा होगा तो आपको पता होगा। ठीक है, तो यहाँ पे किस टाइप का वन पाया जाता है? मॉइस्ट पाए जाते हैं, आर्द्र पर्णपाती आर्द्र पाए जाते हैं ना, मतलब यहाँ पे बारिश ज़्यादा होती है, ड्राई नहीं पाए जाते। तो ये कहीं ना कहीं गलत होने के चांसेस का ज़्यादा लग रहा है। तीसरा स्टेटमेंट है, द मेन पर्पज ऑफ इट्स एस्टेब्लिशमेंट वाज टू प्रोवाइड रिफ्यूज टू ऑर्फेंड एंड इंजर्ड एनिमल, इसकी स्थापना अनाथ और घायल पशुओं को आश्रय देने के लिए की गई थी। ये स्टेटमेंट यहाँ पे है। तो पहला और तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है, मतलब 1 3 यहाँ पे करेक्ट है, दूसरा स्टेटमेंट एकदम इनकरेक्ट है। अब ये तो पता चल गया आपको ड्राई नहीं पाए जाते, यहाँ पे मॉइस्ट पाए जाते हैं, इस वजह से यहाँ पे स्टेटमेंट गलत हुआ। लेकिन कुछ चीज़ें आपको बतानी जरूरी हो जाती हैं, जैसे एक तो आप गोवा के बारे में आपने बात कर ले तो कुछ नेशनल पार्क गोवा में कौन कौन से नेशनल पार्क है, जैसे आप अगर आपने सुना होगा मोल्लेम नेशनल पार्क आपको गोवा में देखने को मिलेगा। कौन सा नेशनल पार्क? मोल्लेम नेशनल पार्क देखने को मिलेगा, जो वेस्टर्न घाट्स में इंपॉर्टेंट है। अब उसमें कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी जुड़ी हुई, जैसे महावीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, दूध सागर फॉल वगैरह भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसके अलावा और कुछ नेशनल पार्क यहाँ पे हैं, तो देखिए एक ही नेशनल पार्क एज पर आई नो, एक नेशनल पार्क यहाँ पे और एक वर्ल्ड सेंचुरी है यहाँ पे। कौन सी वर्ल्ड सेंचुरी? कौन सी वर्ल्ड सेंचुरी? द सलीम अली वर्ल्ड सेंचुरी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। सलीम अली वर्ल्ड सेंचुरी आपको देखने को मिलेगी, कुराओ आइलैंड है वहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा कुछ सेंचुरीज भी हैं जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, 3 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं। कौन सी 3 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन कौन सी, ये आपको पता होना चाहिए थोड़ा सा, कभी आ गया। जैसे एक तो भगवान महावीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, भगवान महावीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी WLS अगर देखें, भगवान महावीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। दूसरा महादेई, तो ये आपको पता होना चाहिए महादेई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है, तो ये आपको गोवा में है, कई बार देखने को मिल सकता है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और कोटिगो, क्योंकि UPSC कभी भी कुछ भी पूछ सकता है स्टेटमेंट पेयर मिलाने को, तो कोटिगो, महादेई और भगवान महावीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। ठीक है ना, और यहाँ पे बोंडला जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वह भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। ठीक है, आइए आगे बढ़ें। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कोई टाइगर रिजर्व नहीं है, हालांकि प्रयास यहाँ पे है, प्रपोज किया जा रहा है, लेकिन अभी नहीं है। तो सही स्टेटमेंट 1 3 यहाँ पे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, INS रक्षक की तरफ यहाँ पे बढ़ेंगे। INS रक्षक यहाँ पे न्यूज मतलब विद द रेफरेंस ऑफ INS रक्षक, क्या है INS रक्षक के बारे में कि इट इज़ इंडिजिनसली बिल्ड सर्वे वेसल्स लार्ज कंस्ट्रक्टेड बाई गार्डन रिच शिपयार्ड इंजीनियर्स कोलकाता। तो जो कोलकाता में गार्डन जो शिप बिल्डर्स है, जो शिप को बनाती है कोलकाता में, जैसे कोचीन है, गोवा है, उसी तरह से कोलकाता में है, उसने बनाया है। कल भी हमने देखा था, है ना,
तो वो शैलो वाटर के लिए जो बनाया गया था। तो कल का एमसीक्यू अगर आपने देखा हो तो आपको पता होगा, अगर नहीं देखा तो जाके आप देखिए। तो इसने कोलकाता ने बनाया, इट इज़ प्राइमरली यूज फॉर हाइड्रोग्राफिक सर्वे, तो ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ, तो हाइड्रोग्राफिक सर्वे और मानवीय सहायता के लिए इसको क्या किया जाएगा, यूज़ किया जाएगा। तीसरा, इट इज़ द फर्स्ट इंडियन नेवल वेसल टू एंटायर कंस्ट्रक्शन यूजिंग इम्पोर्टेड कंपोनेंट, ये पहला ऐसा नौसैनिक पोत है जो 100% आयातिक घटकों से, मतलब कि सारा आइटम बाहर से मंगवाया गया, उसको यहाँ पे असेंबल कर दिया गया, ठीक है, ये इससे बनाया। तो देखिए ये कहीं ना कहीं गलत लग रहा है, ठीक है। अब मान के चलिए यही पेयर्स में होता, सपोज करो ये ऑप्शन नहीं है यहाँ पे 1 पेयर 2 पेयर 3 पेयर है ना, या तो नन ऑफ द, तो यहाँ पे कौन से कितने पेयर से हो जाते, 2 पेयर यहाँ पे करेक्ट हो जाते, तीसरा पेयर यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाता। अगर 80% इसमें अगर आइटम देखो तो किस तरह का लगा है, स्वदेशी आइटम यहाँ पे लगा है, इंडिजिनस आइटम लगा है। और ये क्या करेगा, जो भी डिजास्टर रिलेटेड जो इश्यूज हैं उनको यहाँ पे सक्षम बनाएगा, जिससे ऐसी आपदाओं को रोका जा सके। ये आयन सुरक्षा का भी यहाँ पे पर्पज है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 किसके बारे में, सुन्नी डैम हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के बारे में है। क्या है स्टेटमेंट देखिए। अब ये कहना चाह रहा है कि ये जो डैम है 382 मेगावाट का रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट है, जो ब्यास रिवर पर बना, हिमाचल प्रदेश की ब्यास रिवर पर यह प्रोजेक्ट बना हुआ है, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट है, इट बीइंग डेवलप बाय द सतलज जल विद्युत निगम, इसे सतलज जल विद्युत निगम द्वारा बनाया जा रहा है। तीसरा स्टेटमेंट है, यह प्रोजेक्ट पार्ट ऑफ द लार्जेस्ट लोहरी हाइड्रो प्रोजेक्ट, लार्जेस्ट जो लोहरी हाइड्रो प्रोजेक्ट है उसका यह पार्ट है। तीनों स्टेटमेंट बताइए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा, कौन सा इनकरेक्ट होगा, ठीक है। तो अगर हम बात करें यहाँ पर जो पहला स्टेटमेंट है तो जो यहाँ पे कहना चाह रहा है कि ब्यास रिवर पर, ये बात यहाँ पे एकदम देखिए इनकरेक्ट है। यहाँ पे किस नदी पर है, सतलज रिवर पर है। किस रिवर पर है, सतलज नदी पर ये प्रोजेक्ट लोकेटेड है, तो ब्यास यहाँ पे गलत हो जाएगा, ठीक है ना। अब ये इंडस जो भारत में सिंधु नदी तंत्र है उसका पार्ट है, सिंधु झेलम चिनाब रावी ब्यास सतलज, ये पार्ट है, उसमें से यह भी एक पार्ट है। तो पहले बांध के बारे में जान लेते हैं। चर्चा में क्यों था कि एनजीटी ने का यहाँ पे देखा कि जो कुछ गाद की समस्या हो गई है यहाँ पे एक ये इस वजह से यहाँ पे चर्चा में था, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं था लेकिन ये चर्चा में आ गया। तो थोड़ा सतलज नदियों के बारे में भी यहाँ पे जान लेते हैं। सतलज नदी अगर हम बात करें तो 5 बड़ी नदियों उनमें से एक मानी जाती है। उसे एंशियंट टाइम पे शत्रुदी भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था, शत्रुदी भी यहाँ पे कहा जाता था। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। अब सतलज नदी ओरिजिनेट कहाँ से होती है, तो राकस से सतलज नदी कहाँ से ओरिजिनेट होती है, कौन से, राकस से। अगर इसकी हाइट देखा तो 4600 मीटर ऊपर से ओरिजिनेट होते निकलती है और हिमाचल प्रदेश में एक दर्रे से गुजरती, कौन सा दर्रा, शिवकीला दर्रा। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कौन सा दर्रा यहाँ पे लोकेटेड, जहाँ पे सतलज नदी गुजरती है, तो शिवकीला दर्रे से यह क्या करती, गुजरती है। ये बात आपने यहाँ पे देख ली। अब जो सतलज नदी है उसके कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको पता होने चाहिए। क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट, जैसे कि आपको ये पता होना चाहिए कि किसकी कितनी लंबाई है और किसकी सहायक नदी है। तो 1550 किलोमीटर लंबाई है और इसमें से अगर आप देखोगे तो 530 किलोमीटर के आसपास ये पाकिस्तान में बहती है और इसमें जाके मिल जाती है, तो ये मिल जाती है किसमें, सिंधु नदी में, ठीक है ना। तो अगर आपने भारत का मैप अगर आपने देख रखा है, ठीक है ना, तो अगर हम ये यहाँ पे आपने ये देखो, सिंधु नदी ऐसे जाती है, फिर झेलम इसमें मिलती है, चिनाब मिलती है, रावी मिलती है, ब्यास मिलती है और सतलज मिलती है। तो ब्यास सतलज मिलती है, फिर सतलज जाके सिंधु नदी में मिल जाती है। अब इसकी कुछ सहायक नदियाँ भी सतलज की आपको देखने को मिलेगी। जैसे कौन सहायक नदी आपको देखने को मिलेगी, स्पीति एक रिवर है, इसकी सहायक नदी है, बसपा रिवर है, ठीक है ना, ये सहायक नदी, और ब्यास रिवर भी। तो ब्यास एक इंपॉर्टेंट बड़ी सहायक नदी है किसकी, सतलज रिवर की। और कुछ इंपॉर्टेंट डैम जैसे भाखड़ नागल जो डैम है, भाखड़ा नागल डैम बहुत बड़ा पहला प्रोजेक्ट भारत का देखने को मिलता है। फिर कोल बांध है। इसके अलावा नाथपा झाकड़ी जो परियोजना है ये भी आपको किस में देखने को मिलेगा, यह भी आपको सतलज रिवर में देखने को मिलेगा। तो ये सारा फैक्ट्स हमने सतलज रिवर के बारे में देख लिया। तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पे, पहला स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगा, हटा दो आप, तो 2 और 3 यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर किसकी तरफ बढ़ेंगे, 6 की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ पे डोगरी लैंग्वेज के संबंध में है, डोगरी भाषा के संबंध में। अब डोगरी कहाँ बोली जाती है, जम्मू कश्मीर में बोली जाती है। सबसे पहले स्टेटमेंट देख लेते हैं, उसके बाद हम पूरी डिटेल पढ़ते हैं। डोगरी बिलोंग टू द इंडो आर्यन ब्रांच ऑफ द इंडो यूरोपियन लैंग्वेज फैमिली। तो इंडो यूरोपीय भाषा और इंडो आर्यन शाखा संबंधित है डोगरी। दूसरा स्टेटमेंट है, इट वाज ओरिजिनली रिटन बाय द टाकरी स्क्रिप्ट यूज बाय देवनागरी स्क्रिप्ट। यह मूल रूप से टकरी लिपि से में लिखा जाता है, लेकिन अब देवनागरी लिपि में लिखा जाता है, ठीक है। अब देखिए भाषा आपकी हिंदी है लेकिन लिपि देवनागरी है। जैसे ये सारी चीज़ लिखी गई हैं, तो लिपि पूछा जाए तो ये लिपि देवनागरी है, लेकिन भाषा कौन सी, हिंदी है। डोगरी का सबसे प्राचीन उल्लेख कालिदास के रघुवंशम में मिलता है। तो कालिदास जो हैं उनकी उनकी जो रचना है रघुवंशम, उसमें यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है ना। द अर्लीस्ट रेफरेंस ऑफ डोगरी अपियर विद इन द कालिदास रघुवंशम। तो रघुवंशम कालिदास के यहाँ पे देखने को मिलता है। ये बात आपको यहाँ पे बताना है। अब इसमें कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन से स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, यहाँ पे आपको बताना है। तो इसमें जो तीसरा स्टेटमेंट है यह इनकरेक्ट है, ठीक है।
तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट है। तो यहाँ पे आपको अगर देखेंगे तो इंडो आर्यन भाषा का तो ग्रुप है, तो इसमें किसमें देखने को मिलता है, तो अमीर खुसरो की बुक है, अमीर खुसरो के बारे में आपको पता होगा, है ना। तूतियाई हिंद इनको बोला जाता है, तूतिया ही बोलिएगा, तूतियाई हिंद इनको बोला जाता है। इनकी एक बुक है नूह सिपी, नूह सिपी जो इनकी बुक है आई थिंक इन्होंने 1320 के आसपास लिखी थी। तो उस बुक में पहली बार डोगरी लैंग्वेज का उल्लेख था। और डोगरी लैंग्वेज सिर्फ यहाँ पे नहीं, हमारी जो आठवीं शेड्यूल, 8th जो शेड्यूल है हमारी अनुसूची है, उसमें जो 22 भाषाएं हैं उसमें भी डोगरी को शामिल किया गया था। तो कब शामिल किया गया था ये आपको क्या पता है, तो अगर आप देखेंगे तो 4 लैंग्वेज को साथ में जोड़ा गया था। 92वां 92 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आया था, उसमें बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली 4 भाषाओं को जोड़ा गया था। तो उसी में डोगरी को भी जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था, 2003 में बाद में इसको शामिल किया गया, ठीक है। ये आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। बाद में राष्ट्रपति की स्वीकृति 2004 में मिलती है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे यहाँ पे याद रखनी है। अब अगर हम बात करें यहाँ पर तो इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा कौन सा, 1 और 2 यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं 1 और 2 यहाँ पे। लेकिन कुछ चीज़ और थोड़ा सा जान लीजिए, जैसे अगर आपने यहाँ पे कालिदास जी का नाम आ गया तो रघुवंशम के बारे में यहाँ पे जाना है। तो रघुवंशम में रघु जो वंश है उसकी कहानियाँ देखने को मिलती है, रघुवंशी राजा राम थे उनकी देखने को मिलती है। कालिदास जी के बारे में आपको ये चीज़ आपको इंपॉर्टेंट याद रखनी है। तो कालिदास जी के नाटक मिलते हैं, 3 कैटेगरी के लिटरेचर उनको देखने को मिलते हैं, महाकाव्य भी आपको देखने को मिलते हैं, तीसरा आपको यहाँ पे लघु काव्य भी देखने को मिलते हैं, लघु काव्य भी देखने को मिलते हैं। अब जैसे नाटक उनके कौन से इंपॉर्टेंट है, तो अभिज्ञान शकुंतलम अगर आपने सुना होगा, जिसमें दुष्यंत शकुंतला की प्रेम कथा है, वो नाटक है। विक्रमोर्वशीयम उनका नाटक है, विक्रमोर्वशीयम, विक्रम जो इंद्र के दरबार में अप्सरा जो थी उर्वशी और राजा पुरुरवा की कहानी देखने को मिलती है। तीसरा मालविकाग्नि मित्रम, जिसमें मालविका और अग्निमित्र की कहानी देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये नाटक 3 है। 2 महाकाव्य इनके कौन कौन से, रघुवंशम ये महाकाव्य मैंने आपको बताया, और कुमार संभवन भी महाकाव्य है। कुमार संभवन में किसकी कहानी है, कुमार संभवन में आपको मिलेगी भगवान शिव व पार्वती की कहानी, कार्तिकेय जो जन्म उनकी कथा देखने को मिलेगी। तो ये भी इंपॉर्टेंट आपके लिए, कई बार ऐसा यूपीएससी ने या इवन वनडे एग्जाम अगर प्रिपेयर किया तो सिविल सर्विस कोई भी एग्जाम प्रिपेयर कर तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और 2 लघु काव्य आपको देखने को मिलेगा, कौन सा, ऋतु संहार एक तो इंपॉर्टेंट है आपको देखने को मिलेगा, दूसरा मेघदूतम आपको देखने को मिलेगा। तो ऋतु संहार जिसमें ऋतुओं के बारे में वर्णन है, और मेघदूत में यक्ष मेघ के माध्यम से अपने प्रिय के संदेश भेजने की कहानी आपको देखने को मिलती है। तो हमने कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस एमसीक्यू यहाँ पर देख लिया। अब आगे बढ़ेंगे, गिव मी अ सेकंड, ये कभी कभी समटाइम्स इट्स हैपन कि पीडीएफ यहाँ पे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगले एमसीक्यू तब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं यहाँ पे। तो इस तरह से कॉम्प्रिहेंसिव डिस्कशन देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट बेंजीन, बेंजीन के बारे में आपको सही स्टेटमेंट बताने हैं, ठीक है ना, कि बेंजीन को लेके यहाँ पे क्या क्या चीज़ें पूछी गई हैं, ठीक। पहला स्टेटमेंट यहाँ पे बन रहा है कि इट वॉज फर्स्ट आइसोलेटेड बाई द माइकल फेराडे, बाद में स्ट्रक्चर किया गया, प्रपोज किया गया अगस्त केकुले। तो सबसे पहले माइकल फेराडे ने इसको अलग किया था, इसके संरचना का प्रस्ताव अगस्त केकुले ने दिया था, ठीक है ना, पहला स्टेटमेंट है। दूसरा, इट इज कलरलेस, ये रंगहीन है, हाइड्रोकार्बन है और बीटेक्स समूह का सदस्य, बीटेक्स जो मेंबर ग्रुप का मेंबर है। तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पे कहना चाह रहा है कि बेंजीन एक्सपोज प्राइमरली कॉज रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन रेदर देन ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर। तो बेंजीन के संपर्क से श्वसन रोग होते हैं, रक्त संबंधी रोग इससे नहीं होते हैं, ये यहाँ पे कहना चाह रहा है। अब अगर हम बात करें बेंजीन के बारे में, बेंजीन होता क्या है, तो बेंजीन एक तरह का लिक्विड रंगहीन कलरलेस लिक्विड होता है और गंध इसकी थोड़ी सी मीठी से लगती है लेकिन गंधहीन होता है। और बात करते हैं 1825 की बात है कि जब माइकल फेराडे ने लंदन में प्रकाश के लिए, लाइट के लिए गैस के जो अवशेष से अलग किया था, मतलब कि जो गैस के अवशेष उसका रेजिड्यू से अलग किया था, और इसको बाद में अगर हम देखेंगे तो अगस्त्य केकुले ने इसको प्रॉपरली काम किया। अब अगर हम बात करें इसके गुण या क्वालिटी की बात करें तो हवा में जल्दी वाष्पित हो जाता है और कम घुलनशील होता है। कभी स्टेटमेंट है कि ज़्यादा घुलनशील होता है, मतलब जल्दी लिक्विड में डिजोल्वेबल है, तो ऐसा नहीं होता है। और बहुत ज़्यादा ज्वलनशील होता है, मतलब फ्लेमेबल भी है, ज्वलनशील भी आपको यह देखने को मिलेगा, ठीक है ना। अप्राकृतिक रूप से बन, जैसे जंगल की आग है, ज्वालामुखी की आग के दौरान भी निकलता है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अब बेंजीन जो बोले जाते हैं ना, बीटेक्स ग्रुप का मेंबर, तो बीटेक्स ग्रुप में कौन कौन से आते हैं, बेंजीन आता है, टोल्यून आता है, इथाइली बेंजीन आता है और जाइलिन आता है। तो ये बीटेक्स ग्रुप में मेंबर हैं, जिसका उपयोग प्लास्टिक बनाने में, चाहे नाइलॉन बनाने में, सिंथेटिक फाइबर रबर वगैरह बनाने में इसका उपयोग होता है, ठीक है। तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पे देखिए, तीसरे स्टेटमेंट यहाँ पे आपको इनकरेक्ट देखने को मिलेगा। क्यों इनकरेक्ट देखने को मिलेगा, यहाँ पे जो बेंजीन है लंबे समय तक हमारा जो ब्लड का जो पार्ट है, अगर हम बात करें किसमें, जो ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर उसमें देखने को मिले, ल्यूकेमिया जैसी जो बीमारी होती है वह यहाँ पे हो सकती है, जो किसमें ब्लड में
में देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना, जो हमारा ब्लड सिस्टम है उसमें। तो सही आंसर क्या हो जाएगा 1 2, यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है आईसीआर के बारे में, हालांकि कल भी हमने इसके बारे में देखा था, आज भी है, चलिए देख लेते हैं। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर ऑटोनोमस बॉडी है, स्वायत्त संगठन है, किसान कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। दूसरा स्टेटमेंट है इस्टेब्लिश किया गया था 1929 में, फॉलो करता है रॉयल कमीशन जो एग्रीकल्चर की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इसे स्टैब्लिश किया गया था 1929 में। आईसीआर हेडक्वार्टर है हैदराबाद में, हैदराबाद में इसका हेडक्वार्टर है। अब आज तो बता दीजिए आप इसका क्या करेक्ट आंसर होगा। इसका हेडक्वार्टर गलत हो जाएगा, हेडक्वार्टर से क्या हो जाएगा न्यू दिल्ली हो जाएगा, ठीक है ना। आप लोग अटेम्प्ट किया करिए, इससे क्या होगा ना कि आपका जो कैपेबिलिटी है कास्ट ऑफ एमसीक्यू सॉल्व करने की वो बेहतर होती जाएगी। तीसरा ऑप्शन एलिमिनेट कर दो, आपका 1 और 2 यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। कल हमने इसके बारे में डिटेल से देखा था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ेंगे, लास्ट क्वेश्चन है आज का। विद द रेफरेंस ऑफ कॉफी कल्टीवेशन इन इंडिया, कॉफ़ी की खेती के बारे में आपको बताना, यूपीएससी ने पूछा इस तरह के क्वेश्चंस। कॉफ़ी रिक्वायर ए टेम्परेचर बिटवीन 15th डिग्री टू 28 डिग्री, एनुअल रेनफॉल बिटवीन 150 टू 250 सेंटीमीटर। तो 150 से 250 वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है। कॉफ़ी 15 से 28 डिग्री टेम्परेचर यहाँ पे चाहिए। दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है, कर्नाटक में अगर देखें कंट्रीब्यूट 70% कॉफ़ी, भारत के टोटल कॉफ़ी उत्पादन का 70% कर्नाटक उत्पादन करता है। तीसरा 2 मेजर वेराइटी देखने को मिलती है भारत में, इंडियन अरेबिका एंड रोबेस्टा, अरेबिका और रोबेस्टा 2 कॉफ़ी की वैरायटी भारत में देखने को मिलती है। इसके बारे में आपको स्टेटमेंट बताना है। तीनों ही स्टेटमेंट एब्सोल्युटली करेक्ट है। अगर आपको कॉफ़ी उगानी है तो कॉफ़ी के लिए आपको 15 से 28 डिग्री का टेम्परेचर होना चाहिए, 150 से 250 सेंटीमीटर वर्षा होनी चाहिए। भारत में अरेबिका और रोबेस्टा 2 टाइप की मेनली कॉफ़ी देखने को मिलती हैं। अब वैसे तो कर्नाटक में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी देखने को मिलती है, लेकिन केरला में भी कॉफ़ी का उत्पादन होता है और तमिलनाडु में भी कॉफ़ी का उत्पादन होता है और निर्यात पूरे विश्व में कॉफ़ी का होता है। तो ये सारा डिस्कशन हमने देखा, सारा एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। इंग्लिश में भी एक्सप्लेनेशन इस पीडीएफ में, हिंदी में भी एक्सप्लेनेशन है, सब कुछ यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो आज की डिस्कशन में फिलहाल इतना ही। आपको पीडीएफ डाउनलोड करना है तो इस चैनल को यहाँ पे सर्च कर सकते हैं, टेलीग्राम में, यहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।